हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। कल हमने पढ़ा था नवजात अवस्था में शारीरिक विकास, क्योंकि अभी शारीरिक विकास ही चल रहा है। अब हम बात करेंगे किसकी, बचपनावस्था में शारीरिक विकास की। तो बचपनावस्था की अगर समय की बात हो तो हम सभी जानते हैं ये 3 सप्ताह से लेकर, ठीक है, 3 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसे नोट कर लीजिएगा, मैंने नोट नहीं करा है। तो 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो हम शारीरिक विकास में हमने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम मेनली बात विकास की करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं, ज़्यादा मेरे पास भी नहीं। आपको ज़्यादा पढ़ना है, ये नई वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो आप पहले वाली वीडियोस देख लीजिए, ठीक है ना। फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड की बात करेंगे। अभी हमने बताया 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक के शिशु को हम क्या कहते हैं, बचपनावस्था या चाइल्डहुड कहते हैं। और वीडियोस अगर हमारे अच्छे और समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करेंगे हम इनके बाह्य अंगों के विकास की, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, मतलब जो बाहरी अंग है उनके विकास की। तो सबसे पहले हम विकास में शारीरिक खास तौर से जब विकास होता है तो हम ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, भार की, लंबाई की, यही बात करते हैं। तो लंबाई की बात करें तो जन्म के प्रथम 2 वर्षों में शारीरिक विकास की गति अति तीव्र होती है, ठीक है ना। कितने 2 वर्षों में, हमने आपको बताया भी था, विकास बहुत तेजी से होता है। हर्लॉक के अनुसार जन्म के प्रथम 4 माह में शिशु सामान्यतः 3 इंच बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, जन्म के प्रथम 4 माह में पूछा जाए तो 3 इंच बढ़ता है, और 8 माह की अवस्था में वह लगभग 25 से 27 इंच बढ़ता है, लंबा हो जाता है, ठीक है। कितने में, 8 माह की अवस्था में 25 से 27 इंच लंबा हो जाता है, और 1 साल का होते होते 27 से 29 इंच हो जाता है, और दूसरे वर्ष में लगभग ये 4 इंच लंबा होकर 32 इंच लंबा हो जाता है, ठीक है ना। किसने कहा, ये हर्लॉक ने। तो एक ये क्या है, छोटे छोटे पॉइंट है, इन्हें अलग अलग करके नोट कर लीजिएगा, नंबर 1 नंबर 2 डाल के, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। पहली लाइन हमने क्या बताई, 2 वर्षों में जो होता है शारीरिक विकास की गति अति तीव्र होती है, ठीक है। प्रथम 4 माह में शिशु सामान्यतः 3 इंच बढ़ता है, ये लाइन बना दीजिएगा। दूसरी लाइन होगी आपकी, 8 माह की अवस्था में वह लगभग कितना, 25 से 27 इंच का हो जाता है, ठीक है। और 1 साल का होते होते कितना, 27 से 29 इंच। जैसे कि हम कहते हैं 6 महीने में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस भार के दुगना हो जाता है, और 1 साल में 3 गुना हो जाता है। तो वो तो आपको सीधा सीधा याद है, लेकिन आपसे इंचेस में पूछा गया लंबाई को, या इस तरीके से भार को पूछा गया, तो आप कैसे बता पाओगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सीधा तो आंसर हम दे जाते हैं, लेकिन ऐसे पूछा इंच वगैरह में, सेमी में, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न अभी तक बने नहीं है, तो इनके बनने का भय है, ठीक है, डर है। दूसरे वर्ष में लगभग कितना, 4 इंच लंबा होकर 32 इंच लंबा हो जाएगा, क्योंकि कितने क्वेश्चन, 30% क्वेश्चन जो होते हैं टीजीटी पीजीटी में रिपीट होते हैं, लेकिन सारे थोड़ी ना रिपीट होंगे। अब हमने लंबाई की बात की, अब हम बात करते हैं बचपनावस्था में भार की, ठीक है, चाइल्डहुड के भार की, वेट की बात करते हैं। जन्म के तुरंत बाद अगर हम बात करें, जन्म के तुरंत बाद नए वातावरण में समायोजन न कर पाने के कारण बालक के जन्म के भार में कमी आ जाती है, किंतु जन्म के चौथे माह से पुनः भार में वृद्धि होने लगती है। मतलब जब बच्चा नया नया पैदा होता है तो नए वातावरण में समायोजन थोड़ा नहीं कर पाता है, भाई एकदम गर्म माहौल से बाहर के वातावरण में आता है, तो उस समय जो बच्चे का वजन होता है, चाहे 3 kg हो या 3.5 kg हो, तो उससे थोड़ा वो कम हो जाता है। लेकिन क्या होता है, चौथे माह में क्या होता है, पुनः उसके भार में वृद्धि होने लगती है। जन्म के चौथे सप्ताह में लगभग, जन्म का चौथे सप्ताह, ये भी मैंने गलत नहीं किया, ये भी बुक में लिखा था, लेकिन बात हो रही है यहाँ चौथे माह की, ठीक है। ये चौथा सप्ताह नहीं, चौथा माह होगा, ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ, बुक्स में भी एरर्स होते हैं, लेकिन आप लोग अपने दिमाग, इसीलिए मैं कहती हूँ बुक्स पढ़ा करो। तो आपको, मुझे पता है ना, चौथे माह या छठे माह में दोगुना हो जाता, तो मैंने आइडिया लगा लिया। चौथे सप्ताह में तो बच्चा 1 महीने का भी नहीं होगा, चौथे सप्ताह में तो 1 महीने का ही हो पाएगा ना बच्चा, क्योंकि 2 सप्ताह, तो आप ऐसे लगा सकते हो ना, तो दिमाग चलाने वाली चीज़ें। तो दोगुना हो गया तो बहुत वजन बढ़ जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर चौथा सप्ताह नहीं लिखा है, ये 4 माह लिखा है, और ये मैंने एरर नहीं किया, आप बुक खोलिएगा जाके, बुक में दिया है, ठीक है। लगभग जन्म का दोगुना भार प्राप्त कर लेता है। तो ये चीज़ हम सभी जानते हैं, चौथा माह दिया हो या छठा माह दिया हो, लगभग जन्म के दोगुना हो जाता है बच्चा। फलस्वरूप 4 माह के शिशु का वजन लगभग 6.5 से 7 किलोग्राम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब पैदा होता है बच्चा तो 3 या 3.5 kg का स्वस्थ माना जाता है, और बहुत अगर कम है तो 2.5 kg तक कम हो तो सही माना जाएगा, नहीं इससे नीचे होते ही बच्चा अपरिपक्व की श्रेणी में आ जाएगा। इसी क्रम में वृद्धि करते
हुए 1 वर्ष के शिशु का भार लगभग 3 गुना हो जाता है। दूसरे वर्ष में भार की वृद्धि धीमी गति से होती है, क्योंकि बालक की जो ऊर्जा होती है चलने फिरने, उठने बैठने, खेलने में वे होती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया यहाँ पर, जब वृद्धि बच्चा कर रहा होता है तो 1 वर्ष के में क्या होगा, 1 वर्ष का जब बच्चा होगा तो 3 गुना हो जाएगा उसका वजन। लेकिन फिर क्या होता है, उसकी वृद्धि आप जानते हो, हमने बताया 2 वर्ष की अवस्था में वृद्धि जो होती है बहुत तेज गति से होता है वृद्धि और विकास। तो इस समय वो बच्चा बहुत सारी क्रियाएं करता है जिसमें ऊर्जा व्यय होने लगती है, तो वजन थोड़ा, और ये एक प्रोसेस है भाई, यही एक लय है, लय है कहते हैं ना, लयात्मक विकास होता है शारीरिक, यही तो एक लय है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो वजन ओवर बढ़ जाएगा भाई। कितना वजन सहन करोगे आप, शरीर को कितना वजन, एक समय होता है ना भाई, अभी तो बढ़ रहा है तो तब भी सही है, लेकिन इसी गति में अगर हर साल वजन बढ़ता रहे व्यक्ति का तो फिर तो वजन व्यक्ति 100 कुंटल का हो जाएगा। तो ये एक ऊपर वाले ने हमें एक कह सकते हैं अलग ही ऊपर वाले ने कुछ व्यवस्था बनाई है जिससे हर चीज़ समय के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, शारीरिक अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने ऐसे ही इसको नोट कर दिया है, बस आप इसके सब पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो शारीरिक अनुपात में सबसे पहले क्या आएगा, सिर का अनुपातिक विकास। सिर के अनुपातिक विकास में क्या होता है, जब शिशु जन्म लेता है तो उस समय उसके सिर की लंबाई उसके शरीर की लंबाई का 25% होती है, जो कि हमने कल की वीडियो में बताई। 2 वर्ष के बालक के सिर का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन 2 वर्ष का पूरा होने पर यह विकास कैसा होता है, रुक जाता है। ठीक है, हमने कहा था 2 वर्ष के बाद जो विकास होता है थोड़ा मतलब स्लो अवस्था में चलने लगता है, मतलब स्लो हो जाता है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसी की बात करेंगे, चेहरे के आनुपातिक विकास की बात करेंगे। अभी हमने किसकी, सिर्फ सिर का आनुपातिक विकास की बात की थी। ठीक है, 25% सिर होता है संपूर्ण शरीर की लंबाई के। ओके, अब हम बात करते हैं किसके, चेहरे के अनुपात की। तो जन्म के समय शिशु का जो चेहरा होता है सिर की अपेक्षा छोटा होता है, क्योंकि इस समय बालक के दांत नहीं होते। 5 से 6 माह बाद जब दूध के दांत निकलते हैं, निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, तो उसका चेहरा जो हिस्सा होता है नीचे का वो भरा भरा दिखाई देता है। ठीक है ना, तो जाके मतलब एक लेवल में आता है। उससे पहले क्या होता है, जन्म के समय जो शिशु होता है, शिशु का जो सिर होता है चेहरे की अपेक्षा छोटा दिखाई देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अस्थियों के विकास की। अस्थियों का विकास भी प्रारंभिक 2 वर्षों में तेजी से होता है, उसके बाद धीमा हो जाता है। जन्म के समय अस्थियां लचीली होती हैं क्योंकि कार्टिलेज की ये बनी होती हैं, किंतु विकास क्रम में जब इन पर कैल्शियम फॉस्फेट संग्रहित होने लगता है तो ये क्या होती है, मजबूत हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं बच्चों के विकास क्रम में खाने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी, मैग्नीशियम, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें बच्चों को दी जाती हैं जिससे बच्चे का विकास अच्छे से हो जाए। ठीक है ना, और ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है हड्डियों में मजबूती किस वजह से आती, कैल्शियम फॉस्फेट के कारण आती। इसी वजह से जो 270 हड्डियां बच्चों में होती हैं एक समय बाद 206 रह जाती हैं, क्योंकि इस मजबूती के कारण वो हड्डियां जुड़ जाती हैं। लेकिन जब कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं तो वो हड्डियां छोटी छोटी लचीली हड्डियां होती हैं, तो वो 270 होती हैं। ओके, जब ये कैल्शियम फॉस्फेट में बदलती हैं तो ये 206 हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ओके, तो वयस्कों में 206, बच्चों में 270। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जन्म के समय शिशु के शरीर की लगभग 270 अस्थियां होती हैं और वयस्क में 206 होती हैं। अस्थियों का विकास व अस्थियों के बड़े होने की क्रिया को ओसिफिकेशन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो अस्थियों का विकास व अस्थियाँ जो बढ़ती हैं हमारे शरीर में उसको क्या कहते हैं, ओसिफिकेशन कहते हैं। मतलब जो छोटी छोटी कार्टिलेज की हड्डियाँ होती हैं वो एक समय क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो उसको हम ओसिफिकेशन कहते हैं। आगे बात करेंगे नंबर 4, धड़ का आनुपातिक विकास। जो धड़ होता है पूरा, उसके आनुपातिक विकास की बात करेंगे। जन्म के समय शिशु की छाती गोलाकार, गर्दन छोटी तथा कंधे ऊंचे होते हैं, परंतु बचपन अवस्था के विकास क्रम में सर्वाधिक ये सिर बाद धड़ होगा यहाँ पर। ठीक है, सिर होगा यहाँ पर, सिर कर लीजिएगा, सर्वाधिक नहीं होगा, सिर होगा। सिर बाद धड़ के बीच, सिर बाद धड़, सिर बाद धड़। ठीक है, धड़ के बीच गर्दन और अधिक स्पष्ट होने लगती है और छाती चौड़ी हो जाती है। क्योंकि शरीर जैसे जैसे विकसित होता है तो गर्दन में भी मजबूती आ जाती है, तो वो गर्दन जो है अलग दिखने लगती है, स्पष्ट हो जाती है, और शरीर और सिर जो है सब एक अनुपात में आने लगते हैं। बात करते हैं अब बात करते हैं हाथ व पैर के आनुपातिक विकास की। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। उंगलियां छोटी होती हैं, कोमल होती हैं, हाथ पैर छोटे व मुड़े हुए होते हैं। तो ये प्रश्न मुझे नहीं लगता बनेंगे, बस इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो लिख लीजिएगा। 2 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, जो 2 वर्ष की अवस्था तक जो पैर होते हैं जन्म की अपेक्षा 4% विकसित हो जाते हैं। तो जैसे मस्तिष्क का पूछा जाता है 6 वर्ष में पूरा विकास हो जाता है, ऐसे पैर जो होते हैं मात्र 4% ही विकसित होते हैं 2 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है। हाथ व पैर का आनुपातिक विकास की अगर हम बात करें तो नवजात शिशु के हाथ पैर छोटे व मुड़े हुए होते हैं। एक सेकेंड,
अच्छा, ये मैंने बाद में नोट भी कर दिया, ओके। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। बात करेंगे मांसपेशियाँ तथा वसा ऊतक का विकास। मांसपेशी शरीर को क्रियाशीलता प्रदान करती हैं, ये क्रियात्मक विकास में सहायता प्रदान करती हैं तथा शारीरिक क्रिया में संतुलन स्थापित करने का भी ये कार्य करती हैं। ठीक है, तो मांसपेशियाँ जो होती हैं, आप जानते हो हमारे शरीर को जो गतिशीलता मिलती है, जो क्रियाशीलता होती है, जो लचकशीलता होती है, सारी चीज़ें मांसपेशियों के कारण और वसा के कारण ही होती है, फैटी टिश्यूज़ के कारण। बात करते हैं वैज्ञानिकों के मतानुसार बालिकाओं की मांसपेशियाँ बालकों की अपेक्षा लचीली, ठीक है, बालिकाओं की मांसपेशियाँ बालकों की अपेक्षा लचीली, कम शक्तिशाली, संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों पर वसा की परत जमी रहती है जो शिशु को सुडौलता प्रदान करती है। मतलब ये लाइन जो पढ़िएगा, वैज्ञानिकों के मतानुसार बालिकाओं की जो मांसपेशियां होती है बालकों की अपेक्षा लचीली और वह कम शक्तिशाली होती हैं, और यही जो वजह है, इसी वजह से रेप केसेस जो होते हैं, लड़कियां हार जाती हैं, उनका रेप हो जाता है। अगर जो मांसपेशियाँ लचीली भगवान ने नहीं दी होती तो कोई आदमी उनका गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते। बालकों में वसा की मात्रा उनके वंशानुक्रम, शरीर रचना तथा आहार पर भी निर्भर करती है। जन्म से 2 वर्ष तक वसा की मात्रा बढ़ती है, फिर घटती है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में क्या होती है, वसा की मात्रा जो है मांसपेशियों में बढ़ती है, उसके बाद घटती है क्योंकि क्रियाशीलताएं जो है बढ़ जाती हैं, ओके, लंबाई बढ़ जाती है क्योंकि बालक की क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण ये वसा ऊर्जा उपभोग के रूप में प्रयुक्त होने लगती है। आगे बात करेंगे हम दांतों की टीथ के विषय में। प्रत्येक बालक के जीवन में जो दांतों का विकास होता है 2 बार होता है। पहली बार दांत निकलने जन्म के 6-7 माह बाद निकलना प्रारंभ होते हैं, ठीक है। तो याद होगा आपके 2, एक होते हैं अस्थायी दांत और दूसरे होते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांत जो होते हैं आपके निकलते हैं 6 वर्ष के बाद, ठीक है, ओके। 6 वर्ष के बाद मतलब टूटने स्टार्ट हो जाते हैं 6 वर्ष में, और अस्थायी दांत जो होते हैं आपके जन्म में के बाद 6 महीने में निकले आते हैं, ठीक है ना। तो 2 बार पूरे जीवन में दांत निकलते हैं, ओके। तो टोटल दांत कितने होते हैं पूछे जाते हैं, एक प्रश्न बनता है, तो 52 होते हैं। क्यों? क्योंकि 20 आपके अस्थायी और 32 जो होते हैं आपके जो स्थायी दांत होते हैं, उनको मिलाकर 52 हो गए, नहीं हो गए, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए जो बच्चों में निकलते हैं वो दांत कितने होते हैं, तो 22 होते हैं। वयस्कों में कितने दांत होते हैं, ऐसे प्रश्न बने तो 32 होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। 2 से 2.5 वर्ष की अवस्था तक 20 दांत निकलते हैं। ये दांत दूध के दांत, अस्थायी दांत और क्षीर दांत कहलाते हैं, ये नाम याद रखिएगा। यह आकार में छोटे होते हैं। इन दांतों की शुरुआत गर्भावस्था के 3रे और 4थे माह से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर 3रे 4थे दिया है और इससे पहले 5वें दिया था, ठीक है। तो गर्भावस्था में 3रे 4थे या 5वें माह में शुरू हो जाता है। तो इनको ये नंबर याद रखिएगा, 3, 4 या 5 जो भी मिले सभी सही हैं। जो परिपक्व होकर जन्म के 6-7 माह बाद मसूड़ों से बाहर निकलते हैं, मतलब 3, 4 या 5 माह में बच्चे के ये पेट में ही विकसित होने लगते हैं, लेकिन मसूड़े के अंदर होते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के 6 या 7 महीने बाद ये दांत निकलते हैं। इन दांतों की प्रकृति अस्थायी होती है, अतः ये 6-7 वर्ष की आयु से गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, जिनका स्थान स्थायी दांत ले लेते हैं। 6-7 वर्ष की आयु में गिरने लगते हैं और स्थायी दांत निकलने लगते हैं। बात करेंगे अस्थायी दांत के निकलते समय बच्चों को अत्यधिक कष्ट भी होता है, कुछ बच्चों को बुखार आ जाता है, कुछ बच्चों को दस्त, कानों में दर्द की शिकायत रहती है, जिससे बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर और चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे 6 वर्ष की उम्र में 1 से 2 दांत स्थायी निकल आते हैं। स्थायी दांत अस्थायी की तुलना में आकार में बड़े तथा प्रकृति में स्थायी होते हैं, ठीक है ना। 6 वर्ष की अवस्था में कितने दांत निकलते हैं, 1-2 दांत निकलते हैं, ठीक है। और स्थायी दांत जो होते हैं अस्थायी की तुलना में आकार में बड़े होते हैं, क्योंकि जो हमारे दांत बच्चों के दांत देखते हो छोटे छोटे होते हैं ना, और जो अस्थायी दांत होते हैं छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के दांत ही अस्थायी कहे जाते हैं। और ये जो उनकी तुलना में जो नए दांत निकलते हैं बाद में, स्थायी दांत जो होते हैं वो बड़े और छोटे होते हैं, बड़े और थोड़े मतलब चौड़े से होते हैं, ठीक है। दांत निकलने का क्रम अगर पूछा जाए तो सर्वप्रथम नीचे के जो सामने वाले 2 केंद्रीय कृंतक होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है। केंद्रीय कृंतक जिसे हम इंसाइजर कहते हैं वो निकलते हैं। ये दांत 6-7 माह की उम्र में निकलते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय कृंतक कितने दांत होंगे, ये होंगे 8, ठीक है। 2 केंद्रीय कृंतक निकलते हैं, ये कितने होंगे, 8 दांत ये होंगे, ओके। क्योंकि 2 एक साइड के, 2 एक साथ इधर के, और ऐसे ही 2 इधर ऊपर के लिए होंगे, ठीक है। 2 ऊपर के लिए होंगे, तो ये 4-4 8 हो गए, नहीं हो गए, ठीक है, ओके। समझ जाइएगा, मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 2 इस साइड 2 उस साइड, 2 ऊपर इस साइड और
तो ऊपर हिस्सा है, मतलब दोनों दाएं बाएं होते हैं, ठीक है ना। तो 8 ये होते हैं पूरे दांत, ओके। लेकिन बच्चों में तो ये 2 ही 2 निकलते हैं। ये तो तब निकलते हैं जब बड़े हो जाते हैं हम लोग, वयस्कों में जब 6 साल के बाद जब निकलते हैं तब ऐसे निकलते हैं, जो मैं बता रही थी क्रम। बच्चों में ये 2 ही निकलते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, तो 4 होते हैं, ठीक है ना। 2 से 8 माह की उम्र में ऊपर के सामने के 2 कृंतक तथा 2 बगल की कृंतक कैनाइन निकल आते हैं। 8 से 9 महीने में निकलते हैं कैनाइन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 से 9 महीने में क्या कैनाइन निकलते हैं, ठीक है। कैनाइन कब निकलते हैं? 8 से 9 महीने में निकलते हैं। हम लोगों में कैनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ओके, 4 होते हैं। इसी क्रम में निकलते हुए 1.5 वर्ष की आयु तक नीचे के सामने के दांतों को दोनों ओर के 2 कृंतक कैनाइन तथा 2 दाढ़े मोलर नीचे ऊपर 2 निकल आते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोगों में जो मूलर होते हैं, ठीक है, मूलर होते हैं कितने होते हैं? 12 होते हैं। और प्री मूलर हम लोग प्री मूलर 12 होते हैं और मूलर कितने होते हैं हम लोगों में? 8 होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। दूसरे वर्ष के अंत तक कुल मिलाकर 20 दांत यहाँ पर निकल आते हैं, ठीक है। तो दूसरे वर्ष के अंत तक मतलब 2 साल में बच्चे के 20 दांत पूरे निकल आते हैं। ये अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष में 20 दांत निकल आते हैं। आगे हम बात करेंगे नाड़ी संस्थान के विकास की। गर्भकालीन अवस्था से ही शिशु के स्नायु मंडल का विकास प्रारंभ हो जाता है। कब से? गर्भकालीन अवस्था से, जो जन्म के 3-4 वर्ष बाद तक तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क की ये तीव्र गति से वृद्धि मस्तिष्क के दोनों भागों सेरिब्रम और सेरिबेलम, यहाँ से प्रश्न बनता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में होती है, ठीक है। मस्तिष्क की ये तीव्र गति से वृद्धि मस्तिष्क के दोनों भाग, 2 भाग होते हैं मस्तिष्क के, एक सेरिब्रम दूसरा सेरिब्रम बेलम, तो दोनों में ये विकास होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं सेरिबेलम के विषय में। ये प्रश्न पूछा जाता है। ये शरीर के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका भार जो है जन्म के प्रथम वर्ष में 300 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। इसका जो भार होता है जन्म के, ध्यान रखिएगा, जन्म के प्रथम वर्ष में 300 गुना जो होता है बढ़ जाता है। बचपन अवस्था में स्नायु मंडल का विकास तीव्र गति से होता है। गर्भकालीन अवस्था में ही स्नायु कोशों की संख्या और आकार में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। जन्म के बाद तो केवल अपरिपक्व स्नायु कोशों का ही विकास होता है, नए स्नायु कोशों का निर्माण यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। तो समझ गए आप, नए स्नायु कोशों का यहाँ पर जन्म के बाद कोई भी निर्माण नहीं होता है। जो भी चीज़ें होनी होती हैं किसमें? स्नायु मंडल में, ये विकास पहले ही हो चुका होता है। आगे बात करेंगे ये स्नायु कोष कितने प्रकार के होते हैं। तो स्नायु कोष 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से होते हैं? एक ऑटोमेटिक नर्व सेल, जैसे कि हम कह सकते हैं जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं। ये स्नायु कोष हृदय, फेफड़े, यकृत, आमाशय, प्रजनन अंग तथा रक्त परिवहन तंत्र को नियंत्रित करते हैं। ये क्योंकि हमारे ये आंतरिक अंग होते हैं। तो स्वचालित स्नायु कोष कौन सा हो गया? जो आंतरिक अंग होते हैं वो, ओके। नंबर 2 की बात करेंगे, संवैधानिक और प्रेरक स्नायु कोष जो होता है उसकी बात करें तो हम इसको कहते हैं सेंसरी और मोटर नर्व सेल। ये स्नायु कोष संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं और अंगों की संवेदना को मस्तिष्क की आज्ञा को अंगों तक लाकर अंगों को क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करते हैं। ये ज्ञानेंद्रियों से भी संबंधित होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ज्ञानेंद्रियों से कौन से संबंधित होते हैं, तो ये संवैधानिक प्रेरक स्नायु कोष। जैसे कि आपको चींटी ने काटा तो ये मस्तिष्क तक संदेश पहुंचा और मस्तिष्क से संदेश दूसरे हाथ में, मान लो एक हाथ में काटा दूसरे हाथ को आ जाएगा कि यहाँ पर खुजलाओ या चींटी को हटाओ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती, तो ये क्या सेंसरी मोटर से संबंधित होता है। आगे हम बात करें साहचर्य स्नायु कोष की, अगर बात करें एसोसिएशन नर्व सेल, तो ये स्नायु कोष बहुत है। जैसे हम कोई चीज़ सोचते हैं, विचारते हैं, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करने व क्रियान्वित करने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये आपको संदर्भ सेल पता चल गई कि कितने तरीके के होते हैं हमारे स्नायु कोष। 3 प्रकार के होते हैं, स्वचालित, संवैधानिक और साहचर्य। बात करते हैं हम ज्ञानेंद्रियों के विकास की, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों की अगर हम विकास की बात करें, किसकी हम अभी बात कर रहे हैं हम बचपनावस्था में विकास की, ठीक है। बचपनावस्था में शारीरिक विकास की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के विकास की अगर हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा दृष्टि, ओके। दृष्टि, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही नोट कर लाई हूँ। इसमें क्या होगा, आंखों की जो मांसपेशियाँ होती हैं 3रे माह में, कब पूछा जाए तो 3रे माह में ये परिपक्व हो जाती हैं। नोट कर लीजिएगा कब परिपक्व होती हैं, 3रे माह में ये परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है। मांसपेशियाँ किसकी? आंखों की, ओके। और तेज प्रकाश तथा गहरे प्रकाश की वस्तु को देखने पर ये वस्तु जब देखती है तो उसके ऊपर ये गति करने की कोशिश करती है, मतलब उनको देखने की। आप देखते हो बच्चा जो होता है लाइट की जब देखेगा तो देखता ही रह जाता है, तो हम लोग उसकी आंखों को हटाते हैं कि लाइट
लाइट की रोशनी से उसकी आंखें खराब ना हो जाए। श्रवण की बात करें, अगर सुनने की क्षमता की बात करें तो यहाँ पर सुनने की जो शक्ति जो होती है बच्चे में पर्याप्त मात्रा में विकास हो जाता है, लेकिन इसका एक समय होता है, जैसे कह सकते हैं 2 माह की अवस्था में ये क्या होता है, बच्चा जो है आवाज़ों को पहचानने लगता है अपने घर में लोगों की। लेकिन विकास तो हो जाता है श्रवण कौशल का पहले ही, लेकिन सुनने की शक्ति का विकास हो जाता है, लेकिन भाई उसमें अभी इतना ज़्यादा सेंस ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहे होते कि वो आपका रिप्लाई दे पाए। लेकिन 2 माह का बच्चा क्या है, समझने लगता है कि कौन आवाज़ दे रहा है, या फिर आपकी आवाज़ पर थोड़ा बहुत मतलब मुस्कुराने लगना है, या फिर आप उसे पुचकारो या कुछ करो तो स्माइल करता है, ये काम करने लगता है। ठीक है, 3 से 4 माह का शिशु जो होता है आवाज़ों के प्रति आकर्षित होने लगता है, मतलब वो समझ जाता है मेरी मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं आसपास में, तो वो आकर्षित होने लगता है और प्रतिक्रिया भी प्रदर्शित करने लगता है। और यहाँ पर तो नॉर्मल क्या होता है, 2 माह में हम बच्चे को ऐसे मतलब खिलाते हैं ना गोद में लेके, तो थोड़ा बहुत स्माइल दे देता है। ओके, कभी कभी वो नींद में देता है, हमें लगता है हमारी बातों पर स्माइल कर रहा है। स्वाद, गंध और पीड़ा की बात करें तो स्वाद, गंध व पीड़ा तीनों ही जो संवेदना होते हैं जन्म के समय पूर्ण विकसित मानी जाती हैं, लेकिन क्या होता है विकास इनका पूछा जाए कब होता है, तो इनका विकास बचपना अवस्था में होता है। ठीक है, विकास कब होता है, बचपना अवस्था में इसका होता है, मतलब इसी अवस्था में विकास इसका हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। आंतरिक अवयवों के विकास में हमने अभी बात की। अब हम करेंगे आंतरिक अवयवों का विकास। आंतरिक अवयव कौन सा होता है, जैसे हमारा पाचन तंत्र वगैरह हो गए, जो आंतर हमारे अंग है। जन्म के समय बालक के पेट की क्षमता 1 औंस होती है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितना दूध पी सकता है, तो 1 औंस क्षमता होती है। ठीक है, 2 सप्ताह बाद 2 सप्ताह में बढ़कर 2.5 औंस या और 1 माह पूर्ण होने तक ये क्षमता 3 औंस हो जाती है। बच्चों का पाचन तंत्र कोमल एवं अविकसित होता है, अतः उन्हें आहार क्या होता है, सुपाच्य व पौष्टिक मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये औंस वाली लाइनें याद करना, नोट कर लेना। श्वसन तंत्र की बात करेंगे। जन्म के समय शिशु के फेफड़े छोटे तथा अविकसित होते हैं। शिशु के प्रथम क्रंदन से ही फेफड़ों का विकास और श्वसन क्रिया यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है, इसलिए क्रंदन मतलब रोना बहुत आवश्यक है शिशु का। आगे अगर हम बात करते हैं रक्त प्रसंचरण तंत्र की, तो जो बचपन अवस्था होती है, शैशवावस्था में रक्तचाप कम होता है, परंतु धीरे धीरे आयु के साथ रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। शरीर का तापमान भी नवजात शिशु के समान नहीं होता, प्रातः काल कम होता है और दोपहर में शाम को बढ़ जाता है। 2 वर्ष की उम्र तक तापमान में क्या होता है, सामान्यता आ जाती है, मतलब 2 वर्ष की उम्र में क्या होगा, जाके जो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोगों का होता है वो वैसा हो जाएगा, लेकिन इससे पहले जो है उतार चढ़ाव, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। ओके, और उससे बहुत जो हमने नवजात बताए थे तो उसमें हमने कितना बताया था, 95 से लेकर, कल वाली जो क्लास बताया था हमने 95 फ़ारेनहाइट से कितना बताया था हमने आपको, हमने बताया था 99 फ़ारेनहाइट तक तापमान रहता है, 99 फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, 99 में वयस्कों को बुखार माना जाता है, लेकिन बच्चे का, नवजात का इतना रहता है। ओके, बचपन अवस्था की शारीरिक क्रियाओं की अगर हम बात करें, बचपनावस्था में बच्चों की खाने पीने, सोने, मलमूत्र त्याग करने आदि की सभी क्रियाएं विकसित हो जाती हैं। जैसे सोने की क्रिया, जन्म के बाद प्रथम वर्ष बच्चा लगभग 8 से 10 घंटे प्रतिदिन सोता है, और दूसरे वर्ष में भी यही क्रम चलता है, मतलब 8 से 10 घंटे तक बच्चा सोता है, और जब पैदा होता है तब आप जानते हो कितना 20-22 घंटे तो सोता ही सोता है। ओके, खाने की क्रिया की बात करें हम, खाने की क्रिया बच्चे की, तो जन्म से 4-5 महीने तक सभी बच्चों का तरीका एक ही समान होता है, चूसने और निगलने की क्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इस समय तरल आहार ही दिया जाता है। दांत निकल आने पर अर्ध तरल भोजन दिया जाता है। 1 वर्ष का पूर्ण होने पर बच्चों में काटने और चबाने की क्रिया का विकास हो जाता है। कब होता है ये, 1 वर्ष की अवस्था में बच्चों को काटने और चबाने की क्रिया का विकास हो जाता है। बचपन अवस्था में प्रत्येक बच्चे की भोजन करने के तरीके में भिन्नता पाई जाती है। उन्हें निर्धारित समय पर भोजन अवश्य दिया जाना चाहिए। भोजन के समय में अनियमितता होने से बच्चों में क्या होता है, संवेगात्मक तनाव होता है, तो इसलिए भोजन टाइम टू टाइम देना चाहिए, जिससे बच्चे चिड़चिड़े ना हो। आगे बात करें मलमूत्र त्याग की क्रिया, तो अन्य क्रियाओं की तुलना में मलमूत्र की क्रिया पर नियंत्रण पाने में बच्चों को अधिक समय लगता है, किंतु प्रशिक्षण द्वारा इनको यहाँ पर ये क्रियाएँ जल्दी मतलब सिखाई जा सकती हैं, अगर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। बकाया उनमें इस चीज़ को लेकर कोई कंट्रोलिंग बच्चों में नहीं होती, पर प्रशिक्षण से ये सीख जाते हैं। इन क्रियाओं पर पूरी तरह नियंत्रण तभी होता है जब स्नायु तंत्र और मांसपेशियों का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप कितनी भी कोशिश करो, जब अगर उसके स्नायु तंत्र मांसपेशी विकसित नहीं होंगे तो वो वही यूरिन और ये जो है स्टूल कहीं भी कर देंगे। उचित प्रशिक्षण द्वारा मल पर नियंत्रण 6 माह की आयु में आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, उचित प्रशिक्षण से 6 माह की आयु में जो होता है किस पर, मल पर नियंत्रण आता है, मल पे। ठीक है, मूत्र पर नियंत्रण नहीं आता है, किंतु मूत्र त्याग नियंत्रण लगभग 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था में ही आ पाता है। तो मूत्र त्याग पूछा जाए तो 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था, और ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, मल का अभी तक नहीं पूछा गया है, तो 6 माह ध्यान रखिएगा। ओके, मलमूत्र की क्रिया पर बालक के स्वास्थ्य, थकान, संवेगात्मक तनाव आदि का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कल ये क्लास में कल पूरी करने को थी,
लेकिन मैंने सोचा बहुत लंबी क्लास हो जाती, तो ये भी इतनी की रही 24 की, और कल वाली भी 23-24 मिनट की ही थी। तो कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।